हेलो बच्चों, वेलकम टू परले जेई वंस अगेन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताऊंगा। साथ साथ में हम लोग देखेंगे कि डी एंड एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें क्या सिमिलरिटी दिखाई दे रही है। उसके अलावा मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद रखने के लिए, एज वेल एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे याद रखेंगे। और एक ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जो ऑलमोस्ट हर बार आपसे पूछा जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में से, जिसे जनरली लोग अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, जो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मैंने सिंप्लीफाई करके मैंने आपको समझाया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो आपको ऐसे इमेजिन करना है कि ये अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है और नीचे हमारे ये अलग से कुछ एलिमेंट्स रखे हुए हैं। तो जो ऊपर वाला है वो मेन बॉडी है, नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है, राइट, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। अगर इधर की तरफ देखेंगे तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, इधर वाले पी ब्लॉक एलिमेंट है, और जो बीच वाले हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे रहते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग एक तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखेंगे, साथ साथ में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, अगर आप इसको मेन पीरियोडिक टेबल से थोड़ा कंपैरिजन करोगे तो ये अपना डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये अपना डी ब्लॉक एलिमेंट है, और नीचे अगर हम लोग देखेंगे तो ये अपने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। इनको मैंने सिर्फ ऐसे करके लिखा है। बाकी अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बात करेंगे तो हमारे पास में ये जो ऊपर वाली सीरीज है, ये वाली सीरीज कौन सी वाली, ये वाली सीरीज, ये वाली सीरीज, दिस सीरीज इज कॉल्ड 3D सीरीज। उसके नीचे 4D सीरीज होती है, 5D सीरीज होती है, एज वेल एज 6D सीरीज होती है, जो इनकम्प्लीट है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। और ये है एफ ब्लॉक, तो इसमें हमारा ये होती है 4F सीरीज और ये होती है 5F सीरीज। जो 4F सीरीज वाले एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग लेंथेनॉइड्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। और जो 5F सीरीज वाले होते हैं उनको हम लोग एक्टेनॉइड्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये भी थोड़ी देर में अभी पता चलेगा। तो पहले हम लोग डी ब्लॉक पे फोकस करेंगे, उसके बाद में हम लोग एफ ब्लॉक पे फोकस करेंगे। तो थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन ऐसा भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अभी तक मेरे हिसाब से इतना सिंप्लीफिकेशन तो समझ में आ ही गया होगा। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर ये सीरीज देखेंगे तो ये 3D सीरीज है, ये देखेंगे तो 4D सीरीज है, ये देखेंगे तो 5D सीरीज है, ये देखेंगे तो 6D सीरीज है। तो मतलब 4 सीरीज होते हैं, लेकिन हमको मेनली पढ़ने की ज़रूरत है 3D सीरीज ही। ये सीरीज अगर एक बार कर ली तो फिर 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज अपने आप कवर हो जाएगी। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट है, जनरली 3D सीरीज जो हम लोग सुनते हैं तो दिमाग में आता है कि 3D सीरीज मतलब थर्ड पीरियड में होगी। नहीं, जो 3D सीरीज है वो एक्चुअली फोर्थ पीरियड में होती है। एक बार चेक कर लो, ये वाला अपना फर्स्ट पीरियड है, ये वाला अपना सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है और ये फोर्थ पीरियड है। तो अगर 3D सीरीज लिखा हुआ है तो मतलब ये नहीं समझना है कि वो थर्ड पीरियड में होगी। कौन से पीरियड में होगी? फोर्थ पीरियड में होगी। 3D सीरीज मतलब फोर्थ पीरियड। अगर 4D सीरीज देखते हैं, 4D सीरीज देखते हैं तो वो फोर्थ पीरियड में नहीं है, वो किस में है? फिफ्थ पीरियड में है। ठीक है, अगर मैं 5D सीरीज देखूंगा तो वो फिफ्थ पीरियड में नहीं है, किस में है? सिक्स्थ पीरियड में। एक ज़्यादा कर दो बस। और अगर 6D सीरीज देखोगे, 6D सीरीज देखोगे तो कौन सा हो जाएगा? सेवंथ पीरियड हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया सभी को? एक तो ये पॉइंट याद रखना है। अब जो 3D सीरीज है ना वो अपना होता है 21 से 30। 3D सीरीज कहाँ से कहाँ तक होता है? 21 से 30। कितने एलिमेंट होंगे सोच के देखो। तो कुछ लोग बोलेंगे 21 से 30 है, 30 में से 21 घटा दो, 9 बच गए तो 9 एलिमेंट्स होंगे। नहीं भाई, 10 एलिमेंट्स होंगे। कितने एलिमेंट्स होंगे? 10। कैसे? एक बार गिन के देख लेते हैं। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। कितने एलिमेंट्स हो गए? 10 एलिमेंट हो गए। 4D सीरीज जो है इसमें खाली 18 ऐड कर दो तो 39 से 48, इसमें भी 10 एलिमेंट होंगे। 5D सीरीज जो है, ध्यान से सुनना, इसमें 18 ऐड कर दीजिए तो 57 विच इज़ लेंथेनम, और साथ में फिर 72 से 80। 72 से 80 तक अपने 9 एलिमेंट्स आएंगे और एक 57 हो गया, तो दिस इज़ अगेन 10 एलिमेंट्स। और सिमिलरली इसमें देखेंगे तो 89 से शुरू होगा
और फिर 101 से 112, 8 एलिमेंट, 9 एलिमेंट इधर और 1 एलिमेंट यहाँ पर, 10 एलिमेंट। इसका मतलब है कि डी ब्लॉक में टोटल 40 एलिमेंट्स आएंगे। कितने? 40, क्योंकि हर एक सीरीज में हमारे पास में 10-10 एलिमेंट होंगे। अच्छा, 10 ही एलिमेंट क्यों आ रहे हैं? क्योंकि एक डी सब सेल में हम लोग 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। क्यों? एक जो डी सब सेल रहता है, डी सब सेल की बात कर रहा हूं मैं, डी ऑर्बिटल की बात नहीं कर रहा हूं, डी सब सेल है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और इसीलिए उसमें 10 ग्रुप भी होते हैं, ठीक है, और 10 एलिमेंट होंगे। तो 3D सीरीज में 10 एलिमेंट, 4D सीरीज में 10 एलिमेंट, 5D सीरीज में 10 एलिमेंट, 6D सीरीज में 10 एलिमेंट। तो डी ब्लॉक में टोटल ऐसे कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? 40 एलिमेंट आ जाएंगे। बात करते हैं अगर एफ ब्लॉक की, तो ये 58 से 71 तक जाता है, तो ये 14 एलिमेंट्स आएंगे इधर, और ये 90 से 103 जाता है, तो अगेन 14 एलिमेंट्स हो गए। मतलब एफ ब्लॉक में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे? 28 एलिमेंट्स होंगे। 4F सीरीज में 28, 5F सीरीज में 28। एफ ब्लॉक जो आएगा उसमें एक सीरीज में 14 एलिमेंट्स ही क्यों होते हैं? उसका रीजन भी समझ सकते हैं, क्योंकि एफ सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं, इसलिए एक एफ की सीरीज में 14 एलिमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं। तो 14 ऊपर वाले में हो गए, 14 नीचे वाले में हो गए, कितने हो गए? 28। तो मतलब अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे तो डी ब्लॉक में कितने आ जाएंगे? बोलो, 40 आ जाएंगे। डी ब्लॉक में कितने आएंगे? 40। क्यों? 10 इंटू 4। 10 इंटू 4 क्यों? क्या? क्योंकि 4 सीरीज है। कौन कौन सी सीरीज है? एक 3D सीरीज है, एक 4D सीरीज है, एक 5D सीरीज है, एक 6D सीरीज है। अगर बात करते हैं एफ ब्लॉक में, तो एफ ब्लॉक में हमारे पास में 28 एलिमेंट्स आएंगे। कितने आएंगे? 28 एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि एफ सब सेल में 14 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं, तो एक एफ सीरीज में 14 एलिमेंट्स होंगे। 2 एफ सीरीज होती हैं तो 14 प्लस 14 28 एलिमेंट्स आएंगे। ये अपना एक बेसिक आइडिया है, ठीक है। अब मैं डी ब्लॉक से शुरुआत करता हूं। डी ब्लॉक जो है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रहता है। दिख रहा है आपको? इस पीरियोडिक टेबल में भी दिख रहा है। जो एस ब्लॉक है वो अपना लेफ्ट में है, जो पी ब्लॉक है वो अपना राइट में है। जो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स है वो मोस्टली मेटेलिक कैरेक्टर रखते हैं, मोस्टली। इनफैक्ट एस ब्लॉक वाले तो सारे ही मेटल्स रहते हैं। जो पी ब्लॉक वाले हैं वो जनरली नॉन मेटेलिक कैरेक्टर रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पी ब्लॉक में सारी की सारी नॉन मेटल्स ही होंगी, नहीं भाई। पी ब्लॉक में नॉन मेटल्स भी होते हैं, मेटलॉइड्स भी होते हैं, इनफैक्ट मेटल्स भी होते हैं, लेकिन जनरली नॉन मेटेलिक कैरेक्टर उनमें ज़्यादा पाया जाता है। तो लेफ्ट वाले मेटल्स, राइट वाले नॉन मेटल्स। क्या बोल रहा हूं मैं? ध्यान से देखना। अगर अपना ऐसा पीरियोडिक टेबल है, एक जनरल पॉइंट बता देता हूं, ऐसा पीरियोडिक टेबल है तो एक जनरल आइडिया बता रहा हूं कि लेफ्ट वाले क्या होंगे? मेटल्स होंगे। लेफ्ट वाले जनरली मेटल्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, और जो राइट वाले हैं वो क्या होंगे? नॉन मेटल्स होंगे। अब इस बात से अपना काफ़ी सारा पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएगा, काफ़ी सारी समस्याएं भी सोल्व हो जाएंगी। लेफ्ट वाले मेटेलिक कैरेक्टर रखेंगे, राइट वाले नॉन मेटेलिक कैरेक्टर रखेंगे। तो आप मुझे खुद सोच के बताइए कि अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो भाई मेटेलिक कैरेक्टर क्या हुआ? बढ़ा या फिर कम हुआ? मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ा या कम हुआ? अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट वाले सारे के सारे मेटल्स थे, राइट वाले नॉन मेटल्स हो गए, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो गया? कम हो गया। और यहीं पर मैं बात करूंगा कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, तो वो क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। अच्छा, एक और छोटी सी बात है, जनरली बोल रहा हूं मैं ये, है ना, जनरली ऐसा होता है। अब इसमें मतलब कुछ कुछ चीज़ों में आपको अलग भी देखने को मिल सकता है, लेकिन एक जनरल बिहेवियर ऐसा होता है कि अगर ये अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, छोटा सा ऐसे छोटू सा, यहाँ पर आप खड़े हो जाओ, अब लेफ्ट टू राइट जाने पे जो भी आपको चेंज दिखाई देगा उसका उल्टा आपको टॉप टू बॉटम जाने पे दिखाई देगा। जनरली बोल रहा हूँ मैं,
मोस्ट ऑफ द चीज़ों में ये देखने को मिलता है। लेफ्ट टू राइट जाने पे जो भी बिहेवियर दिखेगा, टॉप टू बॉटम जाने पे उसका उल्टा बिहेवियर दिखेगा। जैसे एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। हम लोग पता है कि टॉप टू बॉटम जाते हैं ना तो एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ती है। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, बढ़ती है। तो उसका उल्टा लेफ्ट टू राइट होगा। लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस कम होगी। तो वैसे ही क्या बोला, जनरली ऐसा पाया जाता है। ये आप कहीं पर शॉर्ट नोट्स में लिख भी सकते हो कि जनरली हमें ये देखने को मिलता है, जनरली देखने को मिलता है क्या, कि भाई लेफ्ट टू राइट जाने पे जो भी चेंज होगा उसका उल्टा टॉप टू बॉटम हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो अब लेफ्ट टू राइट जाने पे हमें बिहेवियर पता चल गया। वो कैसे पता चला, मुझे पता है कि लेफ्ट वाले जनरली मेटल्स होते हैं, राइट वाले जनरली नॉन मेटल्स होते हैं। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, कम होगा, तो नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ जाएगा। अब उसका उल्टा हमको टॉप टू बॉटम जाने पे दिखाई देगा। बोलो हाँ या ना, उसका उल्टा हमें टॉप टू बॉटम जाने पे दिखाई देगा। भाई लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटेलिक करेक्टर कम हो रहा था, तो टॉप टू बॉटम आने पे मेटेलिक करेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बोलो हाँ या ना, मेटेलिक करेक्टर बढ़ जाएगा। अच्छा, लेफ्ट टू राइट जाने पे नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा था, तो टॉप टू बॉटम जाने पे नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, सही बात है। अच्छा, तो इतना एक बेसिक आइडिया हमको मिल गया। मैं ये बात लिख भी सकता हूं, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा और टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा। लेफ्ट टू राइट जाने पे बोलो मेटेलिक करेक्टर, मेटेलिक करेक्टर, क्योंकि लेफ्ट वाले मेटल्स हैं, राइट वाले नॉन मेटल्स हैं, तो मेटेलिक करेक्टर क्या हुआ, कम हुआ। इधर की तरफ देखोगे तो मेटेलिक करेक्टर बढ़ जाएगा, मेटेलिक करेक्टर बढ़ जाएगा। अच्छा यार एक बात बताओ, मेटेलिक करेक्टर कम होने का मतलब क्या है, नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा। भाई मेटेलिक करेक्टर और नॉन मेटेलिक करेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है ना। तो अगर इधर की तरफ देखेंगे मेटेलिक करेक्टर कम हो रहा है, तो नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। तो इधर की तरफ नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे कंपैरिजन भी कर सकते हैं, नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कंपैरिजन भी कर सकते हैं, सही है। ये कंपैरिजन क्लियर है सभी को। अच्छा जी, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो एक जनरल आइडिया मुझे ये मिल गया कि एस ब्लॉक वाले जनरली मेटल्स है, पी ब्लॉक वाले जनरली नॉन मेटल्स हैं, तो डी ब्लॉक वाले इनके बीच में है, बीच का करेक्टर होगा। या फिर ऐसे सोचो कि एस ब्लॉक वाले जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, नॉन मेटल इधर राइट वाले जो है पी ब्लॉक वाले वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो डी ब्लॉक वालों का बिहेवियर क्या होगा, बीच का होगा। क्या होगा, बीच का होगा। तो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर है, क्लियर हो गया ये बात। क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलेंगे। अच्छा, ट्रांजिशन वर्ड का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। भाई जैसे मान लो कि आपके पास में एक शहर है ए, इधर की तरफ शहर है बी, सिटी है, सिटी ए इज देयर, सिटी बी इज देयर। सिटी ए के जो लोग हैं ना वो टॉल हैं, काफ़ी लंबे लंबे हैं। सिटी बी के जो लोग हैं वो एकदम छोटे छोटे हैं। अब इनके बीच में कोई एक और शहर आ गया, मान लो सी, ठीक है। तो क्या लगता है आपको, जो सी के जो लोग हैं वो थोड़े बीच बीच के हाइट के होंगे, ए से थोड़े छोटे होंगे और बी से क्या होंगे, लंबे होंगे। तो यही बात है डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स में। डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स का जो बिहेवियर है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच का होगा, मतलब एक ट्रांजिशन जैसा हो गया। ठीक है। अच्छा, तो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज भी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में ही कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, जिनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बुलाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बुलाते हैं।
ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मैंने आपको बताया कि 4 सीरीज होती हैं, एक 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। क्या 3D सीरीज थर्ड पीरियड में होगी? नहीं, फोर्थ पीरियड में होगी। ठीक है, तो 3D सीरीज की बात करते हैं क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी पे क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं। तो 3D सीरीज कहाँ से कहाँ तक होगी? 21 से 30 तक होगी। ठीक है, जब 21 से 30 तक होगी तो कितने एलिमेंट्स हो गए? 10 एलिमेंट हो गए, 10 एलिमेंट हो गए। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने ढंग से समझ लिया 3D सीरीज का तो आपकी बल्ले बल्ले है। 3D सीरीज पे मतलब आप समझ लो कि क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं। 3D सीरीज पे क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं। तो 10 एलिमेंट होंगे। अब वो 10 एलिमेंट कौन कौन से होंगे, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे याद रखेंगे, एक बार देख लेते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ठीक है जी। अच्छा, इसको याद रखने का तरीका क्या है? स्कैंडियम मतलब साइंस, तो हमारे साइंस के एक टीचर हैं और उनका नाम है विक्रम। साइंस टीचर विक्रम, ये विक्रम हो गया एक साथ में। वी मतलब वेनेडियम, सी आर मतलब क्रोमियम, एम एन मतलब मैग्नीज। तो साइंस टीचर विक्रम, और वो क्या करते हैं ना, वो इतने खतरनाक है कि लोहे को भी निगल जाते हैं। तो लोहे को निगल के जिंदा है, मतलब हमारे साइंस के टीचर हैं जिनका नाम है विक्रम, वो लोहे को निगल गए और निगलने के बाद में भी क्या है? जिंदा है। स्कैंडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। अभी 1 बाय 1 मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी हम लोग बात करेंगे। और फिर 3D सीरीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको समझ में आ गया तो फिर बाकी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे बताएंगे वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो अब हम लोग 3D सीरीज़ का देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो स्कैंडियम हो गया 21, टाइटेनियम, वेनेडियम ये 22, 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25। ठीक है, अच्छा, आयरन 26, कोबाल्ट 27। चलो फिर आगे भी देखेंगे। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, तो 20 से कितना ज़्यादा है? एक ज़्यादा है भाई, 21 है मतलब 20 से एक ज़्यादा है, तो उसके 3D में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो होगा 4s2 3d1। 4s2 तो सभी में आएगा, 4s2 3d1। 3D के इलेक्ट्रॉन्स आपको याद रखने हैं और उसके लिए मैंने क्या तरीका बताया कि बस आपको इतना देखना है कि 20 से कितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर है। जैसे 21 है तो 21 मतलब 20 से एक ज़्यादा है तो 3d1। 22 की बात करेंगे, 20 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा? 4s2 3d2। 4s में तो आएंगे ही आएंगे, 3D में इलेक्ट्रॉन्स को देखने के लिए हमको एटॉमिक नंबर देखना है कि 20 से कितना ज़्यादा है, तो 4s2 3d2। अच्छा, 23 की बात करेंगे, बोलो 23 है, 20 से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है, तो 4s2 3d3। अच्छा, मैं यहाँ पर ना क्रोमियम को थोड़ा सा बॉक्स कर देता हूँ। क्रोमियम और कॉपर में एक्सेप्शन होता है, तो क्रोमियम और कॉपर को बॉक्स कर देंगे। मैग्नीज में बताओ 25 है, 20 से कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है, तो 4s2 3d5। आयरन 26, 20 से कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है, तो 4s2 3d6। कोबाल्ट 27, 20 से कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है, 4s2 3d7। ठीक है, अच्छा, अब अगर बात करेंगे इधर निकेल आ जाएगा 28, कॉपर 29, जिंक 30। तो मैंने बताया कि क्रोमियम और कॉपर पे आप एक बार बॉक्स कर लो, क्रोमियम और कॉपर पे बॉक्स कर लो, बाकी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा मैंने बताया है वैसे आप लिख लो। तो जैसे 28 है तो 28 है तो 20 से कितना ज़्यादा है बताना?
28 है, 20 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो 4s2 3d 8। 29 है, एक बार के लिए छोड़ देते हैं। 30 है, 20 से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, तो 4s2 3d 10। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए था। जैसे बाकी एलिमेंट्स का है उस हिसाब से देखेंगे तो, लेकिन एक्चुअली उसमें क्या हो जाता है। क्या होना चाहिए, तो 24 है, 20 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, 4s2 3d4 होना चाहिए था। 4s2 3d4 होना चाहिए था। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 4s2 3d4 होना चाहिए था, क्योंकि 24 है तो 3d4 होना चाहिए था, लेकिन ये ना हो के 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में चला जाता है, तो ये 4s1 3d5 होगा। सिमिलरली कॉपर की बात करते हैं, कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d9 होना चाहिए था, होना तो ये चाहिए था, लेकिन भाई यहां पर भी 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में चला जाएगा, तो 4s1 3d10 होगा। अब तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों, देखो D5 जो है वो हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन होता है और D10 जो है वो फुल फील्ड कन्फिग्रेशन होता है। एंड हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड आर एक्स्ट्रा स्टेबल, और वो एक्स्ट्रा स्टेबल रखने के लिए ये लोग 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में भिजवा देते हैं, 3d में, ताकि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिले। तो हमको 24 और 29 में एक्सेप्शन है, ये चीज़ याद रखनी है। 24 और 29 में एक्सेप्शन है, ये चीज़ हमको याद रखनी है। ठीक है, क्लियर हो गया, सही बात है। अच्छा, अब हम लोग अगर बात करते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की, किसकी बात करेंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो D1 है, D2 है, D3 है, D4 है, D5 है, D6, D7, D8, D9 और D10। तो बहुत सिंपल है, डब्बे बना लेते हैं। डब्बे बनाने का ज़्यादा ज़रूरत वैसे पड़ेगा नहीं, मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको डब्बे बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन एक बार बस आप देख लो कि भाई कैसा मामला रहता है। D6 है, D7 है, D8 है, D9 है और D10 है। ठीक है, अब अगर D1 देखोगे तो भाई एक इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 होंगे, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा। D2 है, मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। D3 है, मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। D4 है, 1 2 3 4, मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। D5 है, मतलब कि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, D में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। D1 है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D2 है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D3 है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D4 है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D5 है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो तुम बोलोगे सर D6 है तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नहीं भाई, D6 में देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 में पेयरिंग हो गई ना। अब पेयरिंग हो गई तो यहाँ पे खाली 4 ही ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे। D7 है तो क्या 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, नहीं, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7वां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाएगा, 6वां भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो पेयरिंग कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होने लगेंगे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3। D8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 मिलेंगे। D10 है तो क्या हो जाएगा, 5 6 7 8 9 10, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 ही हो जाएंगे। अब इसको याद कैसे रखोगे, बहुत सिंपल है। D1 में 1, D2 में 2, D3 में 3, D4 में 4, D5 में 5 तक कोई दिक्कत नहीं है। D6 में देखना है ना, तो 10 में से 6 घटा दो। D6 है तो 10 में से 6 घटा दिए, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4। D7 है तो 10 में से 7 घटा दो,
3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। D8 है, 10 में से 8 घटा दो, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। D9 है, 10 में से 9 घटा दो, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। D10 है, 10 में से 10 घटा दो, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या आप ये बोल सकते हो कि अगर मैं इधर की तरफ देखूंगा D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले तो बढ़ेंगे, D1 से लेके D5 तक बढ़ेंगे और फिर D इधर कम होते जाएंगे। बोलो, D1 में 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, D2 में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, D3 में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, D4 में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, D5 में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, फिर D6 में 4 हो जाएंगे, फिर D7 में 3, D8 में 2, D9 में 1, D10 में 0। मतलब ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली बढ़ रहा है या कंटिन्यूसली कम हो रहा है, पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का फंडा क्लियर है। अब एक बात कर लेते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट की। किसकी? मैग्नेटिक मूवमेंट। इस पे सबसे ज्यादा बार सवाल पूछा जाता है, म्यू। मतलब आप कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, सवाल इसी पे पूछेंगे और 3D सीरीज में ही पूछेंगे, तो इसलिए इस पे मैं स्टार मार्क कर देता हूं। इस पे बहुत ज्यादा बार सवाल पूछे जाते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट, दैट इज म्यू। अच्छा, मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो रहता है ड्यू टू स्पिन ओनली। जो इलेक्ट्रॉन है ना वो अपनी एक्सिस के अबाउट स्पिन भी करता है। मतलब जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व तो करता ही करता है, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व तो करता ही करता है, साथ में अपनी एक्सिस के अबाउट स्पिन भी करता है। मतलब जैसे ये न्यूक्लियस है तो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम तो रहा होगा ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे हमारी धरती घूमती है, लेकिन जैसे ये इलेक्ट्रॉन है तो वो अपनी एक्सिस के अबाउट ऐसे 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 स्पिन भी करता हुआ चलेगा ऐसे। मतलब एक लट्टू, वो जो घुमाने वाला लट्टू होता था ना, जो ऐसे भी घूमता था लेकिन वो ऐसे खुद की एक्सिस के अबाउट भी स्पिन करता रहता था। हमारी अर्थ भी सन के अराउंड एग्जैक्टली ऐसे ही स्पिन करती रहती है। तो उस स्पिन मोशन के वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट करता है, या फिर मैं बोलूँ कि एक मैग्नेट की तरह काम करता है। एंड जो म्यू की वैल्यू आती है दैट इज n इंटू एन प्लस टू का अंडर रूट। हमको उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है, बस इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। और म्यू की वैल्यू क्या रहती है? n इंटू एन प्लस टू का अंडर रूट bm। bm मतलब बोर मैग्नेटोन, bm मतलब बोर मैग्नेटोन। ठीक है, अब ये n क्या है? n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्यों हमने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों बोला? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल देते, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों बोला? देखो, जब इलेक्ट्रॉन्स एक ऐसे है और एक ऐसे है और पेयरिंग में है, तो इसकी वजह से जितना मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा दूसरे इलेक्ट्रॉन की वजह से एग्जैक्टली उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग में होते हैं ना, तो वो एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल आउट कर देते हैं। इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं जो अनपेयर्ड है, क्योंकि जो इकट्ठे हैं, जो जुड़े हुए हैं, वो तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो मैग्नेटिक मूवमेंट में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं करेंगे। तो मैग्नेटिक मूवमेंट में कॉन्ट्रीब्यूशन वही वाले इलेक्ट्रॉन्स करेंगे जो अनपेयर्ड है। इसीलिए मैग्नेटिक मूवमेंट की कैलकुलेशन में भी हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लेना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेना। ठीक है जी, तो म्यू इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस टू का अंडर रूट हो गया। एन की वैल्यू जितनी ज्यादा, म्यू की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, ये भी बात मानते हो। मान लो एन की वैल्यू 0 ही है तो म्यू की वैल्यू भी 0 होगी। अगर n की वैल्यू 0 है तो म्यू की वैल्यू भी 0 होगी। मतलब n की वैल्यू 0 मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है ही नहीं, सारे के सारे पेयर्ड है। ऐसे स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक स्पीसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक स्पीसीज। और अगर n की वैल्यू 0 नहीं है, अब 0 नहीं है तो क्या हो सकती है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर 0 नहीं है, कुछ तो वैल्यू है 1, 2, 3, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 नहीं है। या फिर मैं बोल दूं कि एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, एंड इफ एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, दोज स्पीसीज आर नोन एज पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। उनको हम लोग क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक स्पीसीज बोलेंगे। तो अब जैसे मान लो n की वैल्यू 1 है तो मैं क्या बोलूंगा? म्यू की वैल्यू, अच्छा म्यू मैं इधर लिख देता हूं, n इंटू एन प्लस टू का अंडर रूट बोर मैग्नेटोन। bm मतलब बोर मैग्नेटोन। तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? n इंटू एन प्लस टू, 3 उसका अंडर रूट 3 या फिर 1.73 बोर मैग्नेटोन। n की वैल्यू 2 है तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू 2 प्लस 2, 4 उसका अंडर रूट 8 यानी कि 2.82 बोर मैग्नेटोन। n की वैल्यू 3 है
तो म्यू की वैल्यू 3 इंटू 3 + 2 5 √15 या फिर 3.87 बोर मैग्नेटोन। एन की वैल्यू 4 है तो क्या हो जाएगा, म्यू की वैल्यू 4 इंटू 4 + 2 6, इसका अंडर रूट √24 यानी कि 4.89 बोर मैग्नेटोन। तो कुछ सीखने की बात है यहाँ पर। एन की वैल्यू 5 है तो म्यू की वैल्यू 5 इंटू 5 + 2 7 √35 या फिर यह हो जाएगा 5.92 बोर मैग्नेटोन। क्या समझ में आया? मतलब ये फॉर्मूला तो सही है। एन की वैल्यू 1 है तो म्यू की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग, तो वो डेसिमल के आगे वाले पे फोकस मत करो। 1 है तो 1 पॉइंट समथिंग, 2 है तो 2 पॉइंट समथिंग, 3 है तो 3 पॉइंट समथिंग, 4 है तो 4 पॉइंट समथिंग, 5 है तो 5 पॉइंट समथिंग। बात समझ में आ रही है? एन की वैल्यू 6 होगी तो अब कैलकुलेट मत करो क्योंकि ऑप्शन से मैच कर रहे हैं, तो 6 होगी तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। क्लियर हो गया? तो जैसे क्वेश्चन में ना मेरे को ऐसा बोल दिया कि भाई म्यू की वैल्यू है 3.87 बोर मैग्नेटोन, तो कुछ लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करने लग जाएंगे। अरे भाई n इंटू एन प्लस 2 का अंडर रूट इज इक्वल टू 3.87, फिर n इंटू एन प्लस 2 इज इक्वल टू 3.87 का स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पता चला 14 पॉइंट समथिंग आया, चलो 15 लिख लेते हैं, है ना। फिर इसको n को सोल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक वगैरह बना लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। म्यू की वैल्यू 3.87 है, बस ये देखो 3.87 है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3, काम हो गया अपना। समझ रहे हो क्या? काम आसान हो गया। क्लियर है? अच्छा, तो एक सवाल भी कर लो फिर। फाइंड आउट म्यू मैक्स, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट फॉर ए डी सब सेल। ध्यान से सुनना, डी सब सेल के लिए म्यू मैक्स कितना होगा। ऑप्शन ए है 3.87, ऑप्शन बी है 4.89, ऑप्शन सी है 5.92, ऑप्शन डी है 6.94। अच्छा, बोर मैग्नेटोन में फाइंड आउट करना है, कुछ मत करो। डी सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? 10 हो सकते हैं क्या? नहीं, 5 हो सकते हैं भाई। 1 2 3 4 5, क्योंकि चौथा इलेक्ट्रॉन डालोगे तो फिर वो पेयरिंग करने लग जाएगा, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होने लग जाएंगे। याद है क्या वो ग्राफ ऐसा बनाया था? तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 5 हो सकते हैं। एन मैक्स कैन बी इक्वल टू 5, और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम 5 हो सकते हैं, तो म्यू की वैल्यू भी 5 पॉइंट समथिंग आएगी। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। चुटकियों में आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, और इसी तरीके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस देखे? हाँ भाई, अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस अगर देखेंगे तो सबसे पहले एक बात समझनी है। जैसे ये न्यूक्लियस है, n = 1, n = 3, n = 4 ऐसे होगा। तो जब हम लोग इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो सबसे पहले ये मान लो n = 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो n = 4 में से रिमूव करेंगे। तो अगर जैसे मान लो आयरन है मेरे पास में 26, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 4s2 3d6। कुछ लोग इसको आर्गन 3d6 4s2 भी लिख लेते हैं। तो कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि 3d वाला इलेक्ट्रॉन पहले रिमूव करें या 4s वाला। तो सिंपल सी बात है, n = 4 वाले इलेक्ट्रॉन्स पहले रिमूव करोगे, मतलब 4s वाले रिमूव करोगे। तो अगर मैं Fe2+ देखूंगा, मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं, तो ये 3d6 और 4s 0 आएगा। 4s वाले इलेक्ट्रॉन पहले रिमूव करेंगे, 3d वाले नहीं करेंगे। अगर Fe3+ का करना है तो फिर हमको 3d में से रिमूव करना पड़ेगा, तो 3d 5 हो जाएगा, 4s 0। बस इतना सा ही फंडा है। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो मैं Fe2+ और Fe3+ में देखूंगा, मेरे को मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड आउट करना है या कंपेयर करना है, तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? Fe का एटॉमिक नंबर 26 होता है, तो 4s2 3d6। अब देखो मैं डब्बे बिल्कुल नहीं बना रहा हूं, यहाँ पे 3d6 है, क्या नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 6 होंगे? नहीं, 10 में से 6 घटा दो तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 होंगे। बोलो हाँ या ना? Fe2+ है तो 4s वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो, तो 4s 0 3d6, इसमें भी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 4 ही होंगे, 10 में से 6 घटा दिए। Fe3+ है तो 4s 0 3d5, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? 5। तो जो म्यू का ऑर्डर आएगा वही नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्डर आएगा, तो Fe3+ का सबसे ज्यादा, Fe और Fe2+ का इक्वल। बोलो यही बात आएगी क्या? क्लियर हो गया? डब्बे बना के देख लो चाहे।
यही बात हम लोग निकेल में कर लेते हैं, निकेल 2 प्लस, कोबाल्ट 2 प्लस, Fe 2 प्लस। ठीक है, निकेल का एटॉमिक नंबर 28, इसका 27, इसका 26। ये हो जाएगा 4s2 3d8, 4s2 3d7, 4s2 3d6। ये तो एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। आयंस का देखेंगे तो ये 4s0 3d8, ये 4s0 3d7 और ये 4s0 3d6। 4s0 3d8 है, d8 है, 10 में से 8 घटा दो, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स 2। d7 है, 10 में से 7 घटा दो, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स 3। d6 है, 10 में से 6 घटा दो, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स 4। तो म्यू का ऑर्डर क्या आ जाएगा, इसमें 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो म्यू की वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो 3 पॉइंट समथिंग, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो 2 पॉइंट समथिंग। तो Fe2 प्लस का सबसे ज़्यादा, फिर कोबाल्ट 2 प्लस, फिर Ni2 प्लस। ऐसे ही किसी भी आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख सकते हैं, उसमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें मैग्नेटिक मोमेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, अब अगर देखो ध्यान से सुनना, ये 3D सीरीज है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ठीक है, तो इसके नीचे जो एलिमेंट्स आएंगे उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सिमिलर होगा। जैसे इसके नीचे 39 आता है 4D सीरीज का, तो इसका 21 वाले का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d1 है, तो इसके जो नीचे 39 वाला है ना, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 4d1 आ जाएगा। इसके नीचे देखोगे 5D एलिमेंट 57 है, तो 57 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6s2 5d1 आ जाएगा। बस इतना देखना है, बात समझ आ रही है। जैसे इधर मैं बताऊं तुमको, ये कॉपर है, इसके नीचे 47 आएगा और इसके नीचे अपना आ जाएगा 79। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर 29, सिल्वर 47, गोल्ड 79। तो मतलब अब 3D सीरीज अगर एक बार याद हो गया ना, तो फिर आपको सारी चीज़ें पता हो जाएंगी। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 29 है, तो 4s2 3d9 होना चाहिए था। 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3D में चला जाएगा, तो 4s1 3d10 होगा। तो सिल्वर का क्या हो जाएगा, बस एक बढ़ा दो तो 5s1 4d10। गोल्ड का क्या हो जाएगा, एक बढ़ा दो 6s1 5d10। तो बस आपको अगर कोई गोल्ड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे तो आप पूरा मत बनाओ, खाली कॉपर का बस ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई कॉपर के नीचे है गोल्ड, तो कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो तो पता ही है, तो गोल्ड का भी वैसा ही होगा। यहां पर बस एक जगह पे दिक्कत आती है, वो आती है निकेल वाले केस में। निकेल 28 है, पैलेडियम 46 है, प्लेटिनम 78 है। यहां पर एक खाली दिक्कत आती है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d8 होता है, याद है क्या, 28 है तो 3d8, 4s2 3d8 होता है। तो तुम बोलोगे कि भाई इसका 5s2 4d8 होगा, इसका 6s2 5d8 होगा, लेकिन यहाँ पर पैलेडियम में भी दिक्कत होती है और प्लेटिनम में भी दिक्कत होती है। पैलेडियम में होना तो चाहिए था 5s2 4d8, लेकिन यहाँ पर दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स जंप करके किस में चले जाते हैं, 4d में, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 5s0 4d10। और इसका कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं है कि दो दो इलेक्ट्रॉन्स कैसे चले जाते हैं। प्लेटिनम में तुम बोलोगे सर 6s2 5d8 होना चाहिए था, लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाता है, तो 6s1 5d9। अच्छा, इसका तो फिर भी थोड़ा समझ में आता है कि भाई हाँ 4d10 हो रहा है, d10 हो गया तो फुलफिल्ड हो गया, इसलिए दो इलेक्ट्रॉन जंप करके चले गए, लेकिन इसमें तो फुलफिल्ड भी नहीं हो रहा। तो पैलेडियम और प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा एक्सेप्शन है, आपको ये याद रखना है। लेकिन जो कैलकुलेशंस करते हैं ना, उनमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बताऊं क्यों? जब हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कैलकुलेशंस करेंगे तो ना ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। बताऊं क्यों? देखो बताता हूं। निकेल, पैलेडियम और प्लेटिनम, इसका 4s2 3d8 है, इसका 5s2 4d8 होना चाहिए था, लेकिन 5s0 4d10 है, इसका 6s1 5d9 है। लेकिन देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो अलग है, लेकिन हमको
जनरली कैलकुलेशन में यूज आता है आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे Ni2 प्लस, Pd2 प्लस और Pd2 प्लस, ये आएंगे हमको कैलकुलेशंस में यूज। Ni2 प्लस, Pd2 प्लस और Pd2 प्लस, ये आएंगे। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार देखना भाई, जैसे Ni2 प्लस है तो 4s वाले 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 4s0 3d8। Pd2 प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दो तो 5s0 4d8। Pd2 प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन 6s में से, एक 5d में से, तो 6s0 5d8। सिमिलर आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं? सिमिलर होती है। इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं? सिमिलर होती है। ठीक है, तो अगर मैं डी ब्लॉक वालों की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक, तो पहला ट्रांजिशन एलिमेंट्स बुलाते हैं इनको। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बुलाते हैं? क्योंकि ये एस और पी ब्लॉक के बीच में रहते हैं, बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, एस एंड पी ब्लॉक के बीच में रहते हैं, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बुलाते हैं। दूसरी बात, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? देखना ध्यान से, n-1 d1 से 10 और ns 1 से 2। ध्यान से देख लो, ns में जनरली 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, लेकिन याद करो क्रोमियम वाला केस, कॉपर वाला केस जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ns जो है वो या तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। और n-1 में d1 से 10 हो सकता है, d1 भी हो सकता है, d2 d3। अच्छा, इसमें पैलेडियम का थोड़ा अलग है, क्योंकि पैलेडियम में ns में 1 भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो पैलेडियम का अलग से लिखना पड़ेगा। क्या होता है? 5s0 4d10। पैलेडियम का अलग है ना, क्योंकि 5s में इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहता उसमें। तो यहां पर एक चीज देखने को मिलती है कि ये है अपनी वैलेंस सेल और ये है पेनल्टीमेट सेल। जैसे ये है, ये ऐसे सेल्स है, तो जो सबसे बाहर वाली सेल होती है nth सेल, ये n-1th सेल, तो इसको बोलते हैं वैलेंस सेल। क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। इसको क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट सेल। क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट सेल। और जो n-2 वाली होती है उसको बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट सेल, एंटी पेनल्टीमेट सेल। ठीक है, तो यहां पर वैलेंस सेल तो इनकम्प्लीटली फिल्ड है ही है, साथ में पेनल्टीमेट सेल भी इनकम्प्लीटली फिल्ड होती है, क्योंकि देखो nth सेल इनकम्प्लीटली फिल्ड है और n-1 वाले की d भी इनकम्प्लीटली फिल्ड है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में एक बात खास लिखते हैं कि वैलेंस सेल as well as valence cell as well as penultimate cell, valence cell as well as penultimate cell is incompletely filled। valence cell as well as penultimate cell, valence मतलब nth cell as well as penultimate मतलब n-1, ये nth cell भी incompletely filled है, n-1 भी incompletely filled है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर कुछ कुछ पॉइंट्स मैं आपको और बता रहा हूं जो अभी ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, वो आगे एक पूरा चैप्टर है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसमें डिटेल में पढ़ते हैं। तो कुछ कुछ पॉइंट्स ये है। तीसरा पॉइंट ये है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई MP एंड BP। MP एंड BP मतलब मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि इनमें ना मेटेलिक बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि देखो वैलेंस सेल वाली भी इनकम्प्लीटली फिल्ड है, पेनल्टीमेट सेल भी इनकम्प्लीटली फिल्ड है, तो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज उसके अंदर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों टाइप के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेटेलिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मेटेलिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, मेटेलिक बॉन्डिंग उतनी स्ट्रॉन्ग होगी, उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, दे एक्ट एज ए गुड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो होते हैं जो किसी रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं। दे एक्ट एज ए गुड कैटलिस्ट, वो अच्छे कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। और उसके दो रीज़न है। पहला, वैकेंट d ऑर्बिटल उनमें प्रेजेंट होती है,
प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, और दूसरा ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की टेंडेंसी रखते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की कोशिश रखते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब जैसे भाई आयरन है तो +2 भी दिखा सकता है, +3 भी दिखा सकता है, कोबाल्ट है +2 भी दिखा सकता है, +3 भी दिखा सकता है, मैग्नीज है +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक दिखा सकता है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। जैसे सोडियम कभी देखा है +2 में? नहीं, सोडियम हमेशा +1 में ही दिखाएगा। लेकिन जो डी ब्लॉक वाले रहते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं। ठीक है, ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको स्टेटमेंट्स में देखने को मिल सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है कि वो कलर्ड होते हैं, दे फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स, वो बहुत ज़्यादा कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे नमक है, नमक क्या होता है? नमक क्या होता है? नमक अपना वाइट रहता है। केमिस्ट्री में वाइट को हम लोग कलरलेस बोल देते हैं। लेकिन डी ब्लॉक वालों के कंपाउंड्स देखोगे तो बहुत ज़्यादा कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं, और वो जो कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं दैट इज़ ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन। इसके बारे में डिटेल में हम लोग आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। डी डी ट्रांजिशन, डी डी ट्रांजिशन की वजह से ये कलर्ड कंपाउंड दिखाते हैं। अब इसमें कलर्ड कुछ कुछ कंपाउंड्स, मतलब क्वेश्चन ऐसे आता है कि भाई बताओ कौन सा वाला कलर्ड होगा, कौन सा वाला कलरलेस होगा। तो आपको याद रखना है कि D0 और D10 वाले जो हैं वो कलरलेस होते हैं, और कलरलेस से मेरा मतलब है कि वाइट कलर के होते हैं। D0 और D10 क्या होंगे? कलरलेस होंगे, और D1 से लेकर D9 के बीच में जो भी होगा वो क्या होगा? कलर्ड होगा। अब इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक छोटा सा पॉइंट और बता देता हूँ। इस पे कलर्ड वाले पे एक पॉइंट बताऊंगा, लेकिन उससे पहले 6th पॉइंट लिख लेते हैं। दे फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, लार्ज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो बनाते हैं वो डी ब्लॉक वाले कंपाउंड बनाते हैं। पहला ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल, ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल, दूसरा ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, तीसरा ड्यू टू स्मॉल साइज। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स काफ़ी ज़्यादा बनाते हैं। अब कलर वाली चीज़ पे आ जाते हैं एक बार। D0 और D10 वाले कलरलेस होते हैं और बाकी कलर्ड होते हैं। जैसे मेरे को ऑप्शन दिया Cu+, ऑप्शन बी दिया Cu2+, ऑप्शन सी दिया स्कैंडियम 3+, ऑप्शन डी दिया Cr3+। बताना है कौन से वाले कलर्ड है, कौन से वाले कलरलेस है। ठीक है, Cu+1, Cu+2, स्कैंडियम 3+, Cr3+। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d10 होता है कॉपर का, तो कॉपर प्लस देखेंगे तो 4s0 3d10 हो गया। D10 है तो कलरलेस, बस। कॉपर 2+ है तो 4s0 3d9 हो गया, तो ये कलर्ड होगा, ब्लू कलर के कंपाउंड होते हैं। स्कैंडियम, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d1 होता है, तो स्कैंडियम 3+ करेंगे तो 4s0 3d0, और D0 है तो कलरलेस होगा, यानी कि वाइट कलर का होगा। क्रोमियम 3+, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5, क्रोमियम 3+ मतलब 4s0 3d3, और D3 है तो मतलब कलर्ड होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कमांड अगर आपकी आ गई ना, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप बहुत आसानी से फटाफट कर लोगे। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? तो ये डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपना कंप्लीट हो गया है, डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ भी कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग बात करते हैं एफ ब्लॉक पे। ठीक है, एफ ब्लॉक पे, एफ ब्लॉक के ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे एक सवाल है जो हमेशा पूछा जाता है और बच्चे उसको देखते ही नहीं है, नोटिस ही नहीं करते। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनको हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बुलाते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बुलाते हैं। दो सीरीज होती हैं इसमें, एक 4f सीरीज, एक 5f सीरीज। अच्छा, जैसा एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैं आपको बताता जाऊं ना,
जैसा मैं आपको बताता जाऊं आप उसी डायरेक्शन में सोचने की कोशिश करोगे तो एकदम सही ठिकाने पे जाओगे और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और अगर आप इधर उधर दिमाग लगाओगे, ज़्यादा सोचोगे, तो हो सकता है आप बीच में कंफ्यूज हो जाओ और जो मैं क्वेश्चन आपको बताना चाहता हूँ उस क्वेश्चन तक आप ना पहुँच पाओ। जो 4F सीरीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं लेंथेनोइड्स, जो 5F सीरीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिनोइड्स। 4F सीरीज 58 से 71 तक होती है, ये 90 से 103 तक होती है। 5F सीरीज पे सवाल नहीं पूछा जाता है। सवाल किस पे जाता है? पूछा जाता है 4F सीरीज पे। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे मैंने बोला ना कि भाई सवाल पूछा जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4F सीरीज वाले एलिमेंट्स पे ही सवाल पूछा जाता है। एक बात। दूसरी बात, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आपको नाना पाटेकर याद है क्या? मैंने पिछली क्लास में बताया था, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। तो नाना पाटेकर काफ़ी बढ़िया एक्टर थे, अभी भी हैं। उनकी एक फिल्म आई थी अब तक 56, अब तक 56, 56 मतलब 56, अब तक 56 ऐसे मूवी आई थी, अब तक 56। मतलब तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों नाम रखा मूवी का, अब तक 56? मूवी का नाम तो ऐसा होता है, प्यार दीवाना होता है, जीने नहीं दूंगा, मरने नहीं दूंगा, पैदा ही नहीं होने दूंगा, हम दिल दे चुके सनम, हम है राही प्यार के, इस तरह के नाम होते हैं। अब तक 56 कैसा नाम है? मतलब उस मूवी में बेसिकली वो एक इंस्पेक्टर होता है और वो एनकाउंटर करता है सीधा गुंडों का, है ना। तो जब गुंडों का एनकाउंटर करता है तो उसने 56 एनकाउंटर किए होते हैं, लास्ट में खुद उसका एनकाउंटर हो जाता है। खुद उसका एनकाउंटर मतलब वो एक टीम का लीडर होता है, अपने साथ में 3-4 बंदे रखता है और वो 3-4 बंदों की हेल्प से एनकाउंटर करता है। धीरे 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 वो तीनों चारों बंदों मर जाते हैं, लास्ट में वो बचता है। वो सारे के सारे गुंडों को मार देता है, लेकिन उसके साथ वाला बंदा जो है वो एंड में उसको मार देता है कुछ पैसों के लिए, 1-2 करोड़ रुपए के लिए। जो दूसरा साथ वाला बंदा होता है वो उसको मार देता है। तो ये मूवी का एंडिंग होता है, लेकिन उसमें ना वो बेसिकली वो 56 एनकाउंटर करता है, 56 एनकाउंटर करता है। तुम बोलोगे सर ये कहानी क्यों सुना रहे हो आप हमें? अभी इसका रीज़न आपको समझ में आएगा, है ना। क्योंकि लेंथेनोइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप बस ये एक वर्ड याद रख लो, उससे आपका हो जाएगा अब तक 56। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है जी। तो पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो लेंथेनोइड्स है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग अगर लिखेंगे 58 से 71, तो पहले 57 का लिखना पड़ेगा। और उसके लिए मैं एक बार n+l रूल की वो एक बार CD बना लेता हूँ। 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 5g 6s 6p 6d, बस इतना ही ठीक है। सबसे पहले 1s भरते हैं। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। 2s भरेंगे, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p, फिर 3s, 2p में 6, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 3p, फिर 4s, 3d 4p 5s, ऐसे ही भरते हैं। बोलो हाँ या ना यार? अरे ऐसे ही भरते ना, 3d 4p 5s, फिर 4d 5p 6s। अच्छा, इस 6s तक ना 54, या फिर बोलो मैं 56, ये 5p तक अपना 54 एटॉमिक नंबर भर जाता है। मतलब जो 54 है जेनोन, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5p6 होता है। जेनोन जिसका एटॉमिक नंबर 54 है, 5p वहाँ तक भर जाती है। फिर 6s भरेंगे तो 56 तक अपना 6s भर देंगे। जो 57 एटॉमिक नंबर होता है किसका? लेंथेनम का। जैसे ये जेनोन हो गया, ठीक है, जेनोन हो गया। अब इधर की तरफ जब हम लोग लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 57, तो क्या लिखेंगे कि भाई जेनोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब 54 तक का तो वैसा ही भर देंगे अंदर, 1s2 2s2 2p6, वो पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं। यहाँ तक जब 56 भर गया, ये 6s2, अब जो अगला इलेक्ट्रॉन है वो बोलो कौन सा आना चाहिए? 4f में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर होता है एक एक्सेप्शन।
क्या होता है बोलो, एक्सेप्शन होता है। लेंथेनम 57 है और 57 है तो वो 4f1 होना चाहिए था। अरे भाई 6s के बाद में क्या भरोगे, 4f भरोगे ना, तो 4f1 होना चाहिए था, लेकिन ये 4f में नहीं जाता और किस में चला जाता है, 5d में चला जाता है। तो लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f1 होना चाहिए था, लेकिन वो क्या हो जाएगा, 6s2 5d1। अच्छा होता क्यों है पता है ऐसा, ये 4f है और ये 5d है, ऊपर जाने पे जो एनर्जी लेवल्स होते हैं ना वो एकदम पास 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 आते जाते हैं। शुरू में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, 1s यहाँ पर, 2s यहाँ पर, 2p यहाँ पे, 3s यहाँ पे, 3p यहाँ पे, तो शुरू में तो बहुत बड़ा बड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन ऊपर जाने पे एनर्जी लेवल्स क्या होते जाते हैं, एक दूसरे में मर्ज करते जाते हैं, एकदम पास पास में आते जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे घूमते रहते हैं। तो कायदे से लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f1 होना चाहिए था, लेकिन क्या हो जाता है 5d1। दिक्कत वाली बात है ना। लेंथेनम एक्चुअली एफ ब्लॉक में जाना चाहिए था, लेंथेनम से ही अपना एफ ब्लॉक शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन लेंथेनम क्या होगा, डी ब्लॉक का हिस्सा होगा, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आता है, उसका डी सब सेल में आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेंथेनम किस में आएगा बोलो, 5d सीरीज में आएगा। आना किस में चाहिए था, 4f सीरीज में, क्योंकि पहले 4f सीरीज भरी जाएगी। भाई ऑफ बाउ रूल तो यही बोलता है ना, एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग भरेंगे, तो 4f भरना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया, 5d में भर दिया। लेंथेनम की बात हो गई। फिर आता है सीरियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 58। सीरियम में जो इलेक्ट्रॉन है वो 4f में ही जाएंगे, तो जाने तो चाहिए थे 4f में दोनों, क्योंकि देखो ना सीरियम का 58 है तो जेनोन हो गया 54, ये 6s2 56 तो यहां तक हो गए, तो 4f2 होना चाहिए था, लेकिन क्या हो जाएगा 5d1 4f1। मतलब शुरू के जो दो एलिमेंट है 57 और 58 ये बकवास है, फालतू है, एक्सेप्शन है। क्यों, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन 5d में जाना ही नहीं चाहिए था। अरे भाई 5d तो तभी भरोगे ना जब 4f पूरा भर दोगे, 4f भरा नहीं है, तुम 5d में इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हो, दिक्कत वाली बात है। तो इसका मतलब यह है कि शुरू के दो एलिमेंट्स में ही होता है ऐसा, लेंथेनम और सीरियम में, 57 और 58 में। अच्छा सीरियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f सब सेल में आ रहा है तो ये f ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, और इसीलिए f ब्लॉक जो है वो सीरियम से स्टार्ट होता है ना कि लेंथेनम से, 58 से स्टार्ट होता है ना कि 57 से। बात समझ आ गई। उसके बाद अब नॉर्मल है, नॉर्मल है तो देखो 57 वाला जो है वो हो गया अपना जेनोन 6s2 5d1, जबकि 5d में जाना नहीं चाहिए था। 58 वाला जो है सीरियम वो क्या हो जाएगा, जेनोन 6s2 5d1 और 4f1। ये दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जहां पर क्या है, एक्सेप्शन है। अब 59 में बोलो तो 59 में सिंपल जैसा होना चाहिए था वैसा ही होगा, तो मतलब जेनोन और 6s2 और 4f में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। बोलो देखो ना, 54 और 2 56 और 3 59, 59 इधर है 59 इधर है, तो 4f3 हो गया। तो मैं आपको जो मूवी वाली कहानी सुनाई थी ना वो अब यहां पर बताता हूं। जैसे 59 है तो 4f3, मूवी का नाम क्या बताया था, अब तक 56। एटॉमिक नंबर क्या है, 59 है, उसमें से 56 घटा दो, 59 है उसमें से 56 घटा दो, 59 में से 56 घटाया 3 तो 4f3। अच्छा 60 है, 60 है, 56 घटा दो उसमें से। अब ये कहानी अगर आपको पूरी ना भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 60 है, एटॉमिक नंबर 60 है, तो क्या हो जाएगा, 56 घटा दो 4f4 आ जाएगा, तो जेनोन 6s2 4f4 दिख रहा है क्या, 60 है 56 घटा दिया 4 आया। 61 है, 56 घटा दो तो जेनोन 6s2 4f5। 62 है, 56 घटा दो 6s2 4f6। 63 है, 56 घटा दो 6s2 4f7। और ये है फिर 64 विच इज गैडोलिनियम, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इसी एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको ये पूरी कहानी सुनाई है। गैडोलिनियम क्या है इसका नाम, गैडोलिनियम। एटॉमिक नंबर क्या है 64। इसी एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको ये पूरी कहानी सुनाई है, क्योंकि इसी एग्जाम्पल पे सवाल पूछा जाता है गैडोलिनियम पे। गैडोलिनियम का एटॉमिक नंबर है 64। तुम बोलोगे वाह वाह वाह, तेजवीर सर ने हमको बहुत ही बढ़िया शॉर्ट ट्रिक बताई थी, 56 घटा दो, 56 घटा दो तो क्या हो जाएगा, जेनोन 6s2 4f8। क्योंकि
64 में से 56 घटाओगे तो 8 आएगा ना, तो 4f8 आना चाहिए था, लेकिन नहीं। यहाँ पर वो क्रोमियम वाला किस्सा हो जाएगा। क्रोमियम में क्या होता है, 4s2 3d4 होना चाहिए था, लेकिन 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में चला जाता है, 3d में, ताकि वो 3d5 बन जाता है। वैसे ही यहाँ पर भी 4f का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में चला जाएगा, 5d में, ताकि 4f7 बन जाए और 4f7 हाफ फिल्ड होगा। तो गैडोलीनियम जो 64 है उसमें अब तक 56 वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, और इसीलिए इस पे सवाल पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जेनोन 6s2 5d1 और 4f7 होगा, क्योंकि 4f7 जो है वो हाफ फिल्ड रहता है। बोलो हाँ या ना, हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन। क्या होता है बोलो, हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन। गैडोलीनियम में ही होता है ये, फिर बाकी में फिर से नॉर्मल हो जाएगा। अब जैसे 65 में आ जाओ, तो 65 में नॉर्मल 56 घटा दो तो क्या हो जाएगा, जेनोन 6s2 4f9, क्योंकि 65 में से 56 घटाओगे तो 4f9। 66 है तो जेनोन 6s2 4f10, 66 में से 56 घटा दो। 67 है जेनोन 6s2 4f11। 68 है जेनोन 6s2 4f12, 56 घटाते जाओ बस। 69 है जेनोन 6s2 4f13। 70 है जेनोन 6s2 4f14। और लास्ट हो गया 71, क्योंकि अपना जो लेंथेनॉइड्स हैं वो 58 से 71 तक आते हैं। 71 है तो 56 घटा देंगे तो 4f15 हो जाएगा। क्या 4f15 चलेगा, नहीं चलेगा। अरे भाई f सब सेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, जेनोन 6s2 5d1 और 4f14 5d में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, 5d में। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है गैडोलीनियम। गैडोलीनियम में एटॉमिक नंबर है 64, उसमें से 56 घटाओगे तो आएगा 4f8, लेकिन 4f8 नहीं आएगा। 4f का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 5d में चला जाएगा, ताकि वो हाफ फील्ड बन जाए, इसीलिए इस पे सवाल पूछा जाता है। बात समझ में आ गई। तो अगर तुमसे कोई पूछे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, एफ ब्लॉक वालों एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक क्या होगा, n-2 f 1 से 14, n-1 d 0 से 1 और ns2। ये होगा यार जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। n-d में कभी कभी एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, कभी नहीं आता, जैसे गैडोलीनियम में आ गया था, सीरियम में आ गया था 58 वाले में। तो ये क्या है, अपनी वैलेंस सेल है। क्यों, nth सेल जो है उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल। ये क्या है, पेन्युल्टीमेट सेल। कौन सी सेल, पेन्युल्टीमेट सेल। और ये क्या है, एंटी पेन्युल्टीमेट सेल, एंटी पेन्युल्टीमेट सेल। तो यहां पर तीन सेल जो है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होती हैं, वैलेंस सेल, पेन्युल्टीमेट सेल एंड एंटी पेन्युल्टीमेट सेल। वैलेंस सेल, पेन्युल्टीमेट सेल एंड एंटी पेन्युल्टीमेट सेल, तीन सेल आर इनकम्प्लीटली फिल्ड, आर इनकम्प्लीटली फिल्ड। तीन सेल जो है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। देखो एस एंड पी में क्या होता है, सिर्फ वैलेंस सेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है। डी ब्लॉक में क्या होता है, वैलेंस सेल एज वेल एज पेन्युल्टीमेट सेल इनकम्प्लीटली फिल्ड है। एफ ब्लॉक में क्या होगा, वैलेंस सेल, पेन्युल्टीमेट एज वेल एज एंटी पेन्युल्टीमेट सेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा। इनको हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बुलाते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बुलाते हैं। क्लियर हो गया, याद रख लोगे, अंडरस्टूड। ये अपना एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में इन्हीं चीज़ों पे सवाल पूछा जाता है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, एफ ब्लॉक में लेंथेनोड्स में ही सवाल पूछेंगे, और लेंथेनोड्स में मोस्टली गैडोलीनियम पे ही पूछते हैं, 64 एटॉमिक नंबर वाले पे ही पूछते हैं। अब तक 56 जो मूवी मैंने बताई थी, आई होप कि आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और हेल्पफुल भी रही होगी। चलो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट क्लास में।